शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। झारखंड में प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव, रद्द की दूसरे चरण की संवाद यात्रा। कैसे देखते हैं इस सवाल को सर? जगदीश जी देखिए, चूंकि वो इंडिया गठबंधन के हिस्सा है और इस वक्त झारखंड में जो सरकार है हेमंत सोरेन की जी, उसमें उनका भी भागीदारी है और उसमें एक विधायक झारखंड में उनका जीत करके आया हुआ था जी। अब ऐसे में जगदीश जी इस वक्त जो झारखंड में चुनाव होने जा रहा है वह चुनाव बहुत चुनौतीपूर्ण है जी। और इस चुनाव में जीत एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है इंडिया गठबंधन के लिए। हालांकि झारखंड के अंदर कल्पना सोरेन के जैसा एक ऐसी महिला नेता मिली है इंडिया गठबंधन को, जो इंडिया गठबंधन को मजबूत कर रही है, लेकिन इस मजबूती में सेंधमारी करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। इसके लिए इंडिया गठबंधन को अभी एज तो है, कल्पना सोरेन की वजह से एज है झारखंड के अंदर, लेकिन इसको और कितना धार दिया जाए इसके लिए इंडिया गठबंधन के उन सभी नेताओं को वहां पहुंचना जरूरी है। और 19 तारीख को, आज 17 तारीख है, 19 तारीख को राहुल गांधी भी जा रहे हैं। आने वाले समय में प्रियंका गांधी भी जाएंगे, क्योंकि प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव लड़ रही है तो वह अपने क्षेत्र में भी प्रचार करेंगी। पहली बार चुनाव लड़ रही है वह, तो उनके लिए वह भी चुनौती है, लेकिन फिर भी वह देश स्तर की नेता है और अब सक्रिय राजनीति में आ रही है, तो वह झारखंड जाएंगे और महाराष्ट्र भी जाएंगे। लेकिन तेजस्वी यादव को दिल्ली राहुल गांधी ने बुलाया था अचानक और सारे काम छोड़ छाड़ करके तेजस्वी यादव आए हुए थे। बैठक में चर्चा दो विषयों पर हुई। एक तो बिहार से झारखंड बहुत नजदीक है, सटा हुआ बॉर्डर है, झारखंड में चुनाव को धार देना कि इंडिया गठबंधन अच्छी तरह से जीते, आरजेडी भी कुछ अच्छी सीटें निकाले। और वहां पर यह नहीं है कि आरजेडी के प्रचार करेंगे तेजस्वी यादव या हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन क्या ना कि झारखंड मुक्ति मोर्चा की करेगी या राहुल गांधी कांग्रेस के प्रचार करेंगे, जी नहीं, वहां वह गठबंधन, इंडिया गठबंधन का प्रचार करेंगे और उसको धार देने का यह दिखाना है तेजस्वी यादव को भी कि हम एक साथ हैं, एकजुट हैं, जिन परिस्थितियों में हैं हम मजबूती से साथ खड़े हैं और इसका लाभ हम मिलेगा। चूंकि इसलिए भी जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी के चाल जो है ना उसको समझ पाना इतना आसान नहीं होता। हेमंत बिस्व शर्मा और शिवराज सिंह चौहान को ऑलरेडी वहां पर लगा करके रखी हुई है भाजपा, और अब मोदी जी भी गए हुए थे और अब जाना शुरू होगा। लेकिन देखना यह है कि आरएसएस ने कमान संभाला है गुप्त रूप से, जो घर घर बैठक करनी होती है, आरएसएस ने झारखंड और महाराष्ट्र का भार संभाल लिया है। जब आरएसएस संभाल लिया है तो क्या नरेंद्र मोदी को इजाजत मिल रही है स्टार प्रचारक के रूप में, या नरेंद्र मोदी अतिथि देवो भव होंगे? जी, इस पर विचार होगा, क्योंकि आरएसएस का यह कहना कि नरेंद्र मोदी नहीं जाएंगे प्रचार प्रसार में, उसके तरफ से यह है। लेकिन मोदी जी जो है किसी के जो नहीं सुनते अपनी चलाते हैं। अब क्या मोदी जी जाएंगे यह देखना दिलचस्प होगा। इस पर अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगा, क्योंकि अभी वह लिस्ट जारी नहीं हुआ है भारतीय जनता पार्टी का कि कौन कौन स्टार प्रचारक होगा, वह निकलेगा तब पता चलेगा। लेकिन जो समीकरण बन रहे हैं झारखंड के अंदर कल्पना सोरेन, हेमंत सोरेन के उस स्कीम को जो झारखंड की जनता के लिए निकाली गई थी उसको एक एक घर में पहुंचाने के लिए कल्पना सोरेन बहुत सफल हुई है। इस सफलता, कल्पना सोरेन की इस सफलता की वजह से, और जो कल्पना सोरेन हेमंत सोरेन को जो राय मशवरा एक पर्सनल सेक्रेटरी के तौर पर क्या न जो दिया है, हालांकि वह पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन तो वह जो राय दे रही है उनको और जिस पर वह काम कर रहे हैं वह बहुत सटीक और कारगर साबित हो रहा है। जैसे मैया स्कीम योजना को आप ले सकते हैं कि हर महिलाओं को बचपन से ही उसको पैसे मिलने चालू हो रहे हैं और बुजुर्ग अवस्था तक जब तक इस दुनिया में रहेगी तब तक उसे मिलेगा। यह चीज अभी तक किसी ने भी नहीं किया है। मध्य प्रदेश के अंदर या महाराष्ट्र के अंदर यह जो लागू हुआ है, यह नहीं बताया गया है कि यह कब तक लागू रहेगा।
कब तक देंगे? बीजेपी ने भी इसका काट वहां पे झारखंड में निकाला, गोगो दीदी एक स्कीम निकाला। देखिए, गोगो दीदी निकाला, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद के सत्ता में रहते हुए दी थी बिहार में, झारखंड के अंदर, या बाकी जगहों पे दे रही है क्या? राजस्थान में दे रही है क्या? महाराष्ट्र में दे रही थी क्या? अब जब यह देख ली कि सत्ता नहीं आएगा, तब उसको ऐलान कर रही है, बांट रही है सबको। कर्ज ले लेकर के बांट रही है। यह कहा जाता है कि 2 से 3 लाख करोड़ का कर्ज एकनाथ शिंदे ने ले लिया बांटने के लिए, और दे दनादन खजाना खोला हुआ है, आओ 100 का माल 10 के भाव लेकर के जाओ। यह चीजें जानते हैं क्यों? वोट के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने इसीलिए नोटिस दिया चुनाव आयोग को कि यह रेवड़ियां, यह घूस होता है, और प्रधानमंत्री जो सम्मान निधि जारी वोट के दिन कर रहे हैं, यह घूस माना जाएगा, इस सब पर रोक लगाए। लेकिन चुनाव आयोग कहाँ सुन रहा है? सुन रहा है क्या? किसी भी बातों पर ना यह सरकार सुप्रीम कोर्ट पर ध्यान दे रही है, ना यह सुप्रीम कोर्ट एक तरह से मतलब किसी मतलब का नहीं रह गया, उसके आदेशों का कोई महत्व नहीं है। और अगर महत्व होता तो हरियाणा के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस ने आरोप लगाया है 20 सीटों पर रीकाउंटिंग की मांग कर रही है, और चुनाव आयोग रीकाउंटिंग नहीं कर रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट सख्त होता। सुप्रीम कोर्ट स्वयं संज्ञान लेता इस चीज पर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने नहीं लिया। अब डीवाई चंद्रचूड़ का 10 नवंबर को रिटायरमेंट है जी, और राजीव कुमार का नवंबर के आखिरी में रिटायरमेंट है। अब यह देख लीजिएगा, आने वाले समय में देखने को हम लोग को मिलेगा, जब 23 तारीख को हम लोग परिणाम लेकर के बैठेंगे दर्शकों के सामने लाइव, उस समय देखिएगा जगदीश जी की क्या नाम है कि हरियाणा का ही फार्मूला महाराष्ट्र में और झारखंड में अपनाने की नीयत और मंशा दिख रही है। और चुनाव आयोग राजीव कुमार जाते जाते महाराष्ट्र और झारखंड सौंपने की परिस्थिति करेंगे। लेकिन मैं अभी भी फिर भी यह कह रहा हूं जगदीश जी कि महाराष्ट्र और झारखंड हरियाणा नहीं हो सकता। हाँ, यह सच है कि हरियाणा में भी प्रशासन इनके हाथ में था, और झारखंड महाराष्ट्र में भी इनके हाथ में प्रशासन है, लेकिन महाराष्ट्र के प्रशासन और हरियाणा के प्रशासन में डिफरेंस है। डिफरेंस यह है कि वहां सत्ता शिवसेना, जो बाला साहब ठाकरे थे, जो शिवसेना की नींव रखे थे और जो भाजपा का कदम रखने का जगह दिए, बाला साहब ठाकरे से प्रेरित थी वहां की क्या न कि शासक प्रशासन जो थी वह प्रेरित थी। शरद पवार से बहुत प्रेरित है वहां की मतलब प्रशासन। तो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे से भी कोई बैर नहीं रहा, समन्वय वही बना रहा जो बाला साहब ठाकरे के समय था। तो बाला साहब ठाकरे और शरद पवार के विपरीत जाएगी, ऐसा संभव नहीं लग रहा है मुझे, खास करके नहीं लग रहा है जितना मैं समझ रहा हूं, और जितना हम लोगों के संजय तिवारी महाराष्ट्र से जो हम लोग को रिपोर्ट देते हैं, जितना वो बता रहे हैं, इसके आधार पर तो यह नहीं लग रहा है। इसका कई रीजन है जगदीश जी। इसका रीजन यह भी है जगदीश जी कि महाराष्ट्र के अंदर शरद पवार, यह नहीं है कि वह शिवसेना के या क्या ना कि एनसीपी के हैं, कार्यकर्ता नहीं है वह प्रशासन, लेकिन वह प्रशासन उनका सम्मान इतना करता है। यह भी नहीं कि प्रशासन वह हार रहे तो उनको जिताने का कार्य करेगा, यह भी नहीं। वह प्रशासन इतना जरूर करेगा कि गलत जीत किसी की न हो पाए। जो हार रहा है वह हारे, जो जीत रहा है वह जीते, यह चीज होगा। लेकिन लोकसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे ने ऐसा दबाव और प्रेशर दिया था कुछ सीटों पर, जिसे करवाया गया, लेकिन विधानसभा सीट में यह संभव होगा, मैं इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, क्योंकि सक्रिय वह भी है और सक्रिय यह भी है। और जो अखिलेश यादव जा रहे हैं, अखिलेश यादव से बहुत कुछ सीखना चाहिए इंडिया गठबंधन को। और कांग्रेस के साथ, कांग्रेस की अगर 6-7 सीटें निकली उत्तर प्रदेश के अंदर, या अखिलेश यादव की जो 37 सीटें निकली, किसी एक का श्रेय नहीं है इसमें। अखिलेश और राहुल दोनों की जोड़ी का कमाल है, उसमें से एक को निकालिए तो दोनों किसी काम के नहीं रह जाते हैं। उसी तरह जिस तरह अखिलेश ने या कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में यह कहा था कि कोई भी कार्यकर्ता घर में न बैठे, वह टीवी घर में न देखे, कार्यालय में आके टीवी देखे या काउंटिंग सेंटर पे जाकर के टीवी देखे, वहां दे और परिणाम वो करे। जब वही हर
काउंटिंग सेंटर पर 50,000 1 लाख कार्यकर्ताओं को खड़ा कर दिया गया और सारे कार्यकर्ता अलग अलग कार्यालय में बैठे इंतजार करते रहे और टीवी देखते रहे। तब वहां पर उत्तर प्रदेश में प्रशासन अपना खेल नहीं कर पाई। यह वजह रहा कि भारतीय जनता पार्टी 33 सीटों पर सिमट गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसीलिए हारते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो स्लो किया गया काउंटिंग को, और वह एक पैटर्न चुनाव आयोग ने अपना लिया कि वेबसाइट पे वो क्लियर ही नहीं करता है, अपडेट ही नहीं करता है, स्लो कर देता है, काउंटिंग स्लो कर देता है। लेकिन हकीकत क्या है कि प्रधानमंत्री वहां से कहीं न कहीं हार रहे थे और प्रधानमंत्री को जिताने के लिए यह सब चीजें की जा रही थी। और जैसे चालू हुआ, प्रधानमंत्री 1,52,000 मतों से जीत गए, जो दुर्भाग्यपूर्ण था। जी जगदीश जी।